नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय विजय रघुवंशी में। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और आने वाले टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक नई और स्पेशल वीडियो सीरीज, जिसमें हम टेट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्नों पत्रों को हल करेंगे। और इस सीरीज की पहली वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं 10 नवंबर 2024 को आयोजित हुई टेट परीक्षा में पूछे गए गणित के सभी 30 प्रश्न, जिसमें यहाँ पर 15 प्रश्न आपको गणित की कैलकुलेशन वाले मिलेंगे और 15 प्रश्न आपको शिक्षा शास्त्र वाले उसमें मिलेंगे यहाँ पर। और इस गणित को लेकर अक्सर बहुत से छात्रों में डर रहता है, लेकिन आज हम इन सभी 30 प्रश्नों को बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक और स्टेप बाय स्टेप तरीके से करेंगे, ताकि परीक्षा में आपका एक भी नंबर ना टूटे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट। पहला प्रश्न है हमारा, योग ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है, जोड़ना है। हमको सभी को क्या दिया है, 5090 बटे 64,521 प्लस 8967 में 64,521 प्लस 7641 बटे 64,521। इनका हमको क्या करना है, योग करना है। और ये तो ऐसा प्रश्न है कि इसको देखते ही आप आंसर बता दोगे। यहाँ पर देखो, सभी के बटे में मतलब नीचे जो हर वाली संख्या है वो सभी में समान है, और हर वाली संख्या समान है तो जो उत्तर आएगा उसमें भी क्या है, 64,521 ही आएंगे बटे में। और आप यदि चारों ऑप्शन में यदि आप देखो तो 64,521 बटे में केवल ऑप्शन ए में है, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है। यदि यहाँ पर क्या है, और ऊपर भी यदि आपको देखना है तो जब नीचे वाला हर यदि समान होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी जुड़ जाती है। मतलब नीचे यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 64,521। तो ऐसा कैसा जाएगा, ऊपर वाली संख्या क्या है, जुड़ जाएंगी। मतलब 5090 प्लस से यहाँ पर लगाएंगे और ये इस 8967 को लिख लेंगे। ठीक है। प्लस 7641। जब नीचे वाली संख्या यदि समान होती है तो उसको वैसा वैसा एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाली संख्या यदि प्लस में है तो प्लस कर दो और माइनस में है तो माइनस कर दो। सभी संख्या प्लस में है, जोड़ में है, तो सभी को हम जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ दो। देखो नीचे तो यहाँ पर क्या आएगा, 64,521 ही आएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 1 और 7 8 8। ठीक है। यहाँ पर देखें 4 और 6 4 10 और 9 19 की 9 एक हासिल, 6 और 1 हासिल 7 और 9 16 16 की 6 एक हासिल। ठीक है। तो 7 और 8 15 15 और 5 20 और एक हासिल की 21। ठीक है। तो कितने हुआ, 21 698 बटे में। तो ये हमारा आंसर वैसे भी वही आया था। तो आप देखकर ही आंसर बता सकते हैं। यदि नीचे वाली संख्या समान है तो देखो नीचे वाली संख्या वही की वो आना है उत्तर में। ठीक है। और किसी में नीचे वाली संख्या 64,521 नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर इसका बन जाता है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, कौन सा विकल्प 19 का गुणज है। 19 का गुणज यानी ऐसी संख्या जिसमें 19 का भाग जाता है। ठीक है। तो सभी में आपको देकर देखना है कि किस संख्या में 19 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 1596 में 19 का भाग जाता है। आप इसको देकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर 1596 में भाग देंगे तो 19 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 19 अट्ठे 152। ठीक है। यानी 152 यानी कितने बचे, 7 बचे, 76 होगा यहाँ पर। ठीक है। 19 चौको 76। तो इसका पूरा पूरा भाग किस में जा रहा है, ऑप्शन सी वाले में जा रहा है। मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर इसका बन जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रेक्षण क्या होगा, बहुलक होगा, माध्य होगा या माध्यिका होगी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये क्या है, समांतर माध्य माध्यिका बहुलक में से भी आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और यह जो प्रश्न है वो हमको, जो प्रश्न पत्र है वो 10 नवंबर को जो पूछे गए, 10 नवंबर 2024 में जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व अभी कर रहे हैं। तो क्या है कि यदि आंकड़ों को, जो संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिखें तो जो मध्य का प्रेक्षण मतलब मध्य संख्या क्या होगी, बहुलक होगा, माध्य होगा, माध्यिका होगी या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा यहाँ पर, माध्यिका। जब भी कोई संख्या आपको दे दी और उनको घटते या बढ़ते क्रम में लिख दें तो बीच वाली जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, जैसे कुछ संख्या में ले लूं यहाँ पर बढ़ते क्रम में। ठीक है। कुछ भी संख्या आप ले लो,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, ये संख्या ले ली 5, ये बढ़ते क्रम में, इनको घटते क्रम में भी लिख सकते हो और बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, या घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, इस प्रकार लिखो। तो इनको जब बीच में लिखेंगे तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 12। तो इनका जो बीच की जो संख्या होती है वो कहलाती है माध्य। ठीक है। और बहुलक क्या होता है कि जब क्या होता है कि कई संख्या दे रखी हो तो किसी संख्या की सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वो उसका बहुलक होता है। अभी तो आंसर आपका ये है। यदि बहुलक यदि पूछा जाता है तो बहुलक क्या होता है, जैसे कोई संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, ये संख्या यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखें इनमें, तो इनमें यदि आपसे बहुलक पूछे कौन सी है, तो सबसे ज्यादा बार कौन क्या आया है, इसमें 8 आया है। तो इसका मतलब इन इन संख्याओं का जो बहुलक है वो क्या है, 8। तो ये बहुलक निकालने का तरीका है। और माध्य का मतलब क्या है, पहले उनको घटते या बढ़ते क्रम में लिख दो और जो बीच में संख्या आए वो ही इसकी माध्य का कहलाती है। ठीक है। और बहुलक का क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वो बहुलक होती है, यदि बहुलक यदि हमसे पूछा जाता है तो। ठीक है। देखें अगला प्रश्न है, 10 घंटे 25 मिनट की यात्रा करने सीना 3:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। उसने अपनी यात्रा कितने बजे शुरू की। ठीक है। उसने क्या बोला है कि सीना ने कोई यात्रा 10 घंटे 25 मिनट में तय की, और 10 घंटे 25 मिनट में जब तय की तो वह कितने बजे पहुंची, 3:45 पर, जहां पर उसको पहुंचना था वहां पर पहुंच गई। तो उसने यात्रा कितने बजे शुरू की थी, तो यात्रा कितने बजे शुरू की थी, तो 10 घंटे 25 मिनट घटा दें। लेकिन 10 घंटे का 25 मिनट कितने में से घटाएंगे, 3:45 में से घटाना है। अब 3:45 में से दस 10 घंटे 25 मिनट कैसे घटाएं, तो यदि आपको घटाने में दिक्कत आए तो जो यहाँ पर जो भी समय दिया है उसको 24 घंटे वाली घड़ी में चेंज कर दिया करें। ठीक है। यदि घटाने में दिक्कत आ रही है तो 24 घंटे वाली में चेंज कर लो। मतलब जैसे कितने हैं यहाँ पर, 3:45 है, तो यहाँ पर इनमें 12 जोड़ दो तो 24 घंटे वाली में बदल जाएगी। तो 3 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15:43। जो रेलवे घड़ी होती है उसमें अपन बदल रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें से जो समय है उसको घटा दो, मतलब कितने, 10:25। ठीक है। तो यहाँ पर 3:45 थे तो मैंने यहाँ पर क्या, इसको रेलवे घड़ी में बदल लिया। रेलवे घड़ी में बदलने के लिए क्या करें, सीधा से उसमें 12 जोड़ दो, तो 12 जोड़े तो 15 हो गए। तो 15:45 में से अब 10 घंटे 25 मिनट आप डायरेक्ट घटा सकते हो। तो घटाओगे तो देखो 45 में से 25 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। और 15 में से 10 घटाओगे तो 5 बचेंगे, मतलब 5:20। ठीक है। तो 5:20 मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर जैसे प्रश्न चिन्ह बना है। ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, 705 गुणा, इसको मैं गुणा सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 705 गुणा कितना है, 12.8, और प्लस में कितना है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप एक्स बना दो। ठीक है। बराबर कितनी है, 90:39, तो बराबर 90:39। अब देखें इसको जब दशमलव वाला आए तो नीचे इस प्रकार लान खींच लें और उसमें नीचे पहले 1 लिख लें और दशमलव हटाओ। दशमलव के बाद जितनी अंक हो उतनी जीरो आप इस पर रख दो। ठीक है। जैसे दशमलव के बाद एक अंक है 8 का, तो एक जीरो मैंने यहाँ पर रख दी। अब इसको हम काटते हैं, जैसे 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 दूनी 10, और 5 से 705 को काटेंगे तो 5 एकम 5, कितने बचे, 2 बचेंगे। 5 चौको 20 और 5 एकम 5, और 5 का अब 2 बचे तो 2 का भाग 128 में देंगे तो 2 6 12 और 2 चौको 8। ठीक है। तो कितने बचे, 64 गुणा 141। ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 90:39, और माइनस 141 गुणा 64 करेंगे वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो 141 गुणा 64 करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 90:24, और इनको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। इधर प्लस के थे, जब राइट साइड बराबर के उधर जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप 90:39 में से 90:24 घटा दो, तो 90 तो दोनों में है, मतलब 39 में से 24 घटा दो, कितने बचेंगे यहाँ पर अपने, 15 बचेंगे। तो 15 आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक
के स्थान पर क्या आएगा जी, क्वेश्चन मार्क है, इसका मान अपन को पता करना है। तो यहाँ पर देखो 15 गुणा 16 गुणा 9/8 गुणा 4/7 गुणा 3/13 गुणा 26/7 और गुणा में 49। ठीक है, तो पहले तो देखो जितना कट जाए उतना काटो, जैसे गुणा नीचे वाले का 7 गुणा 7 49 हो जाए, और 49 49 ही कट जाएंगे। 13 का भाग 26 में जा रहा है, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 मतलब 2 बजाएंगे। और 8 का भाग 16 में जा रहा है, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब आपके पास क्या बचा देखो, 15 गुणा 2 गुणा 9 4 3 2, इन सभी का गुणा कर दो। जैसे 15 का गुणा 2 में करेंगे 15 दूनी 30 गुणा 9 चौको 36 और गुणा 3 दूनी 6। ठीक है, इनका और गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर। इनका गुणा करेंगे तो देखो 36 18 180 और गुणा में कितने 36। अब 180 गुणा 36 अपन यहाँ पर गुणा, तो कितना बनेगा यहाँ पर 18, जीरो तो है ही, 18 गुणा कर दो, 18 पंच 90 18 6 108 मतलब 10 हासिल, 18 की 54 और 10 64। ठीक है, यानी 64 80 आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु कुल आयु कितनी है? दोनों की वर्तमान आयु का योग हमको चाहिए, पिता और पुत्र की। तो यदि आप इसको डायरेक्ट भी चाहें तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। इसने बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। जैसे यहाँ पर क्या है, एक साइड जैसे हम पिता की आयु लिख लें और एक साइड हम यहाँ पर जैसे पुत्र की आयु यहाँ पर मान लें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की 7 गुनी, मतलब पुत्र की यदि 1 है तो पिता की 7 गुनी मतलब 7 है, मतलब 7:1 है। और ये कब थी? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:1 है। और जो जो वर्तमान में पूछा क्या है कि वर्तमान में दोनों की कुल आयु कितनी है, तो जो ऑप्शन में दे रखा है वर्तमान आयु दे रखा है। अब आप चाहो तो जैसे 5 वर्ष पहले है तो 5 वर्ष पिता की और 5 वर्ष पुत्र की, तो दोनों में टोटल 10 वर्ष कम कर दो। और 10 वर्ष कम करने के बाद 7:1 है ना, तो 7 और 1 8। 10 कम करने के बाद जिस संख्या में 8 का भाग चला जाए, क्योंकि 7:1 7 और 1 8, जिस संख्या में 10 कम करने पर भाग जाए वही आपका वहां आंसर बन जाएगा। जैसे 40 में से 10 कम करेंगे 30 बचेंगे, और 30 में तो 8 का भाग नहीं जाता। 50 में से 10 कम करेंगे कितने आएंगे 40, और 40 में तो 8 का भाग चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस आंसर हमारा बी ऑप्शन बनेगा। जैसे इसको भी आप चेक कर सकते हो, 35 में से 10 कम करेंगे 25, और 25 में 7 और 1 8 का भाग नहीं जाता। अनुपात का योग का भाग जरूर जाएगा यदि योग दिया है तो। ठीक है, जैसे 48 में से 10 कम करेंगे 38, और 38 में भी भाग नहीं जाता। ठीक है, दूसरा यदि आप मान के करोगे तो हमने जैसे मान लिया कि पिता की आयु कितनी है 7x और पुत्र की आयु 1x है वर्तमान में। ठीक है, अब ये क्या है 5 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वर्तमान आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब 7x + 5, और इसकी क्या हो जाएगी x + में 5, ये वर्तमान हो गई। अब उसने बोला कि 5 वर्ष बाद, तो अपन चलते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या है, पिता की जो आयु है 7x + 5 तो है ही, 5 और जुड़ जाएंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। पुत्र की आयु x + 5 है वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद 5 और जुड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद कंडीशन क्या बता रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हुई। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, मतलब पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो पिता और पुत्र की आयु पता चल जाएगी, और उसको जोड़कर आपको आंसर 50 ही आएगा। करके देख लो। देखें यहाँ पर तो कितना 7x + 10 बराबर में, देखो 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x, और 3 का 10 में करेंगे तो 10 × 30। ठीक है, अब देखो 3x को इधर लाएंगे तो 7 में से 3 कम हो जाएंगे, मतलब 4x बचेंगे, बराबर में 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 30 में से 10 कम करेंगे तो 20 आ जाएंगे। तो 4x = 20, मतलब x बराबर 4 का भाग दे दो 5, x का मान 5 आ गया।
तो अब पिता की वर्तमान आयु कितनी बनेगी? तो पिता की आयु है वर्तमान 7x+5 है, तो 7 गुणा 5 और प्लस 5, मतलब 5, 7 5 35 प्लस 5 यानी कि 40, यानी पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। पुत्र की कितनी है? तो पुत्र की है यहाँ पर x+5, तो x का मान 5 है, तो 5 + 5 मतलब पुत्र की कितनी है? 10 है। लेकिन उसने पूछा है कि दोनों की आयु का कुल आयु, दोनों का योग चाहिए अपन को, तो दोनों का योग कितना बनेगा? तो देखो यहाँ पर 40 और 10 यानी कितना आएगा? 50 वर्ष। और वैसे भी हमने ऑप्शन में पहले भी क्या लगाया था? 50 ही ऑप्शन वैसे लगाया था। ठीक है, तो कहीं से भी आप कर लो, ये ज्यादा है, अच्छा है कि जब भी अनुपात दे तो उस अनुपात का योग का भाग उसमें जरूर जाएगा यदि योग दिया है तो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, ये भी यहाँ पर 10 नवंबर 2024 के, ये सभी जो प्रश्न है वो 10 नवंबर 2024 के ही प्रश्न हैं यहाँ पर, और एक ही सेक्शन, एक ही शिफ्ट के हैं जी। तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना। अब यहाँ पर भी देखो आप इसको वैसे ही कर सकते हो, पिता की आयु और यहाँ पर पुत्र की आयु। तो क्या बता रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो पुत्र की 1 है तो पिता की 5 गुनी मतलब 5 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु, अब यहाँ पर हम ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि पिता की आयु पूछा है, तो पिता की आयु कितनी है? 5 भाग है, तो 5 का भाग जाने वाले 4 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको हल ही करना पड़ेगा। मतलब हमने जैसे मान लिया कि पुत्र की आयु 1x है तो पिता की आयु 5x है। अब उसने बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब पिता की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब 5x प्लस में 10, और पुत्र की आयु भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस में 10। अब 10 वर्ष बाद क्या बता रहा है, पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी होगी, तो पिता की आयु 5x प्लस 10, पुत्र की 3 गुनी हुई, मतलब पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दो। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो x का मान मिल जाएगा, और x का में 5 का गुणा करेंगे तो पिता की आयु मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 5x प्लस 10 बराबर, देखो 3 का x में गुणा करोगे 3x हो जाएंगे, और 3 का 10 में करोगे तो 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3x को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, जब एक साइड से दूसरी साइड कोई नंबर आता है तो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, गुणा का होता है तो भाग में पहुंच जाता है, और भाग में होता है तो गुणा में पहुंच जाता है। तो 3x प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, मतलब 5x में से 3x का घटाएंगे तो कितने आएंगे? 2x आ जाएंगे। बराबर में 10x को उधर ले जाएंगे, 10 किसके हैं? प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, तो 30 में से 10 कम करेंगे यानी 20 आ जाएंगे। तो इस प्रकार 2x बराबर क्या है? 20 है, मतलब x बराबर तो 20 और भागे तो 2, क्योंकि 2 गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, तो 20 में 2 का भाग देंगे 10, तो x का मान 10 आ गया। हमें चाहिए किसकी? पिता की आयु। तो पिता की वर्तमान आयु आपने क्या मानी थी? 5x, तो 5 और x का मान कितना? 10, तो 5 10 50, तो 50 वर्ष आपका आंसर इसका बन जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखो ये क्या है? बेलन से है, मतलब आयतन से है, मतलब आपकी परीक्षा भले ही यहाँ पर प्राइमरी की है, यहाँ पर प्राइमरी लेवल की है, भले ही एमपीटेट, लेकिन उसमें यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं आयतन के प्रश्न भी हैं। ठीक है, जो परीक्षा यहाँ जो पिछली परीक्षा में आए हैं वो ही प्रश्न है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आयतन भी आपको कवर करके ही चलना पड़ेगा। तो बेलन की त्रिज्या दे रखी, तो बेलन का क्या बोल रहा है? वक्र पृष्ठ। तो पहले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। अब इसने क्या बोला है कि बेलन की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया है लेकिन इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, मतलब त्रिज्या को 3 गुना करने पर भी उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बदला, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? मतलब इसकी ऊंचाई में कुछ परिवर्तन कर दिया, तो ऊंचाई को कितना कर दिया? अब यहाँ पर देखो त्रिज्या मतलब r, ऊंचाई मतलब h। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट राशि है, 2π की वैल्यू तो निश्चित होती है, तो यहाँ पर त्रिज्या को क्या कर रहा है? 3 गुना 3, तो ऊंचाई को कितना करे ताकि इसमें परिवर्तन ना करे? तो सीधा सा ये है कि 3 है तो ऊंचाई को ऐसा रखो कि 3 कट जाए, और कटेगा कब? जब 3 नीचे आए, मतलब 1/3। आर की वैल्यू यदि 3 रखेंगे और इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो एच की वैल्यू 1/3 रखना पड़ेगा, तब 3 से 3 कटेगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि उसकी ऊंचाई को 1/3 गुना करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका
बन जाएगा। फैक्ट वाला क्वेश्चन है और ये समझ पर आधारित है, ठीक है। वैसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन इसमें यहाँ पर विशेष कैलकुलेशन आई हो यहाँ पर। देखें अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 kx माइनस एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। ये कौन से चैप्टर से है, तो वर्ग समीकरण वाला चैप्टर है। ये वर्ग समीकरण का पूरा चैप्टर अपना सॉल्व इसमें क्या है डाला हुआ है अपनी क्या है चैनल पर। यदि आप चाहें तो पूरे चैप्टर को क्या है बेस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या दिया है कि इसमें के का मान चाहिए, जबकि इसके समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है। तो समीकरण के मूल यदि समान होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ए क्या होता है, तो ए होता है एक्स का गुणांक। जैसे यहाँ पर जो समीकरण दिया है तो देखो ए मतलब एक्स का गुणांक, मतलब यहाँ पर क्या है कुछ एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1 है। दूसरा यहाँ पर क्या है बी, तो बी होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक देखो एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या है एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा माइनस में 2k और माइनस के 2, ठीक है। यही है एक्स का गुणांक जो होता है वो बी का मान होता है। दूसरा यहाँ पर क्या है सी, तो सी जो होता है बिना एक्स वाला होता है। तो बिना एक्स वाला यहाँ पर क्या के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर ये। अब इसको यहाँ पर इसमें रख दो और के का मान आपको निकल जाएगा। तो पहले बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2k प्लस 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। माइनस 4a मतलब 1 और c मतलब यहाँ पर k का वर्ग बराबर में 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है बराबर 0, तो इसमें यहाँ पर क्या है इसमें यहाँ पर क्या है इसको तोड़ दें यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या है तो तोड़ दें या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2k प्लस 1 प्लस 2 का वर्ग, जी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना 4k स्क्वायर। तो 4k को मैं यहाँ पर 2k का स्क्वायर यहाँ पर ऐसा लिख दूं, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग से वर्ग तो कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अपना प्लस माइनस 2k, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2k प्लस 2 बराबर यहाँ पर क्या है प्लस माइनस का 2k, प्लस का k या माइनस का k। अब प्लस का k लेते हैं तो ये तो k से k कट जाएगा, तो ये क्या है इसका मतलब जी यहाँ पर क्या है ये एक बार प्लस का ले लें और एक बार अपन इसको माइनस का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप प्लस का लेती हो तो प्लस का लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2k प्लस 2 बराबर क्या प्लस के 2k। तो ये 2k से 2k कट जाएगा तो k का मान निकाल रहे हो और k कट गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम माइनस का लेंगे, यानी 2k प्लस 2 बराबर माइनस के 2k, और माइनस 2k को इधर लाते हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे तो 4k हो जाएंगे। और यहाँ पर ठीक है इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी के बराबर कितना हो जाएगा -2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब -1/2, यानी -1/2, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करना है 5 गुणा 5 प्लस 35 गुणा 35। सरल है ये तो, 5 गुणा 5 यानी 25 और 35 गुणा 35 यानी 3 चौको 1235, 25 1225। अब 25 प्लस 1225 यानी कितने हो जाएंगे 1250। तो 1250 मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलें आगे देखें अगला प्रश्न है, 0.0000001 का घनमूल क्या होगा। इसका हमको क्या निकालना है घनमूल निकालना है। 0.0000001 का घनमूल मतलब यहाँ पर करनी 3 लगेगी। अब ये देखो एक पहले दशमलव को इग्नोर करके चलें तो एक का जो घनमूल होता है वो क्या आएगा एक ही आता है, लेकिन दशमलव कहाँ लगाएं, तो जहाँ घनमूल होता है तो प्रत्येक 3 अंक पर एक अंक बचता है दशमलव के बाद। जैसे इसमें यदि हम देखें तो 3 और 3 6, दशमलव के बाद टोटल 6 अंक हैं। तो अब घनमूल में 3 पर 1 मतलब 6 पे 2 मतलब दशमलव के बाद इसमें 2 अंक बचेंगे, तो 1 और इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो और इधर 0 लगा दो, तो 0.01 आपका आंसर बनेगा। मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। 0.01, क्योंकि 6 अंक थे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक बचेंगे। घनमूल में प्रत्येक 3 अंक पर 1 अंक बच जाता है।
अगला प्रश्न है रूट 5/3 का मान क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रूट 5/3 का मान क्या हुआ। तो जब भी यहाँ पर क्या है इस प्रकार का, जैसे रूट में 5 को अलग कर लूँ मैं और बटे में रूट में 3 का अलग कर लें, आप सोचें कि इनके डायरेक्ट मान रख के भाग दे दें तो गलत हो जाएगा। जब तक कि नीचे रूट वाली संख्या रहती जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, यदि करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसका परिमेयकरण करते हैं, मतलब रूट वाली जो संख्या होती है नीचे, उसको नीचे से हटाने के लिए उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। रूट 3 का गुणा ऊपर कर दो, रूट 3 का ही नीचे कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट में 5 तिया 15 और रूट 3 का रूट 5 है और नीचे रूट 3 का रूट 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट 15 जो है इसका मान आप अपने पास होना चाहिए, तो इसका मान होता है 3.87 और भागित कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का भाग दे दो। 3 का भाग देंगे तो ये अपने मिलेगा 1.29, यानी ऑप्शन सी आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट 512 करनी तीन लगी है, मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल निकालना, तो 512 का घनमूल निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि जो 512 है तो इसके आप गुणनखंड कर लें। ठीक है, पहले गुणनखंड करें तो 2 का भाग जा रहा है 512 में, तो 2 का भाग मतलब आधे कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 6 12। फिर दोबारा 256 में भी किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर भी 2 का भाग जाएगा, 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32। जब 2 का भाग देते हैं तो आधे होते चले जाते हैं और इसमें तो सभी में 2 का भाग ही चला जाएगा यहाँ पर, तो 16 हो जाएंगे। फिर 2 का भाग देंगे 8 हो जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 4 हो जाएंगे और फिर 2 का भाग देंगे तो 2 हो जाएंगे और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें देखें यहाँ पर जैसे घनमूल निकालना मतलब करनी 3 है, तो 3 3 के जोड़े बनाना है, मतलब यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बनो और 1 2 का आ जाएगा। फिर अगले 3 बार ले लें यहाँ पर, तो 3 बार मतलब एक जोड़ा और बन गया 3 3 का, तो फिर 1 2 का और ले लेंगे। और फिर देखें यहाँ पर 3 बार 2 2 के हैं, तो एक जोड़ा और बन गया, तो 1 2 का और ले लेंगे और इनका गुणा कर लो, मतलब 2 गुणा 2 4 और 4 का 2 से करेंगे तो 8, मतलब 8 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है रूट 576 का मान क्या हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पर 576 का आपको वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आप 576 के क्या कर लें गुणनखंड कर लें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं 576 के गुणनखंड हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें किससे कट रहा है, मतलब किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 144 हो गए। फिर 144 में भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 सत्तर 14 और 2 दूनी 4, 72 हो गए। फिर 2 का भाग देंगे तो कितने 36, और फिर 2 का भाग देंगे तो कितने यहाँ पर 18, और फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितने 9। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पर क्या 9 है, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 या 9 मतलब 3 आ जाएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 576 के जो गुणनखंड बने, मतलब यहाँ पर 576 के गुणनखंड यहाँ पर जो बने, वो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 2 के हैं और 2 बार के 3 3 के। और जब वर्गमूल लेते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे 1 2 का जोड़ा बन गए तो 2 2 का 2 बार, तो 1 2 का यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक जोड़ा और बनाएंगे तो एक जोड़ा और बन गया 2 2 में, तो यहाँ पर 1 2 का और ले लेंगे। इसी तरह से एक जोड़ा ये बन गया तो 1 2 का यहाँ से आ जाएगा, और एक जोड़ा 3 के अंक का बन जाएगा तो एक यहाँ पर 3 ले लेंगे, और इन सभी का गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो 24 इसका वर्गमूल होगा, यही हमको पता करना था यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कक्षा 4 के छात्र करण को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है, उसे खाली स्थान विकलांगता की समस्या हो सकती है। ये प्रश्न आपसे जरूर यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, जितनी भी टेट परीक्षा हुई हैं उनमें यहाँ पर सभी में यह प्रश्न आया है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे क्या है, पहला ऑप्शन है डिस कैलकुलियम,
दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग समस्या है, तो ये क्या है पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इसको कौन सी समस्या है, संख्याओं और गणनाओं में समस्या है। ठीक है, चार प्रकार की समस्या होती हैं, और अब जो क्या है, संख्या और गणनाओं में जो समस्या आती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलियम। ठीक है, तो यहाँ पर जिस छात्र को संख्या और गणना में समस्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है डिसकैलकुलियम कहते हैं उसको। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, इनको करने में यहाँ पर क्या आती समस्या आती है। और इसी में यहाँ पर समय और दिशा की भी बात आए तो समय दिशा में भी ऐसी समस्या है, तो वह समस्या भी क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया ही कहलाती है यहाँ पर। दूसरा, जैसे आप आंसर तो आपका यही है, आप इनको भी समझ लें क्योंकि ये इनमें से भी पूछ सकता है। जैसे डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया क्या होती है, जब छात्र में लिखने संबंधी अक्षमता होती है, लिखने संबंधी असमता अक्षमता होती है, तो उस समस्या को कहते हैं डिसग्राफिया या अक्षमता। ठीक है, तो डिसग्राफिया को है लिखने संबंधी होती है। इसमें यहाँ पर क्या है, छात्र की जो क्या है लिखावट होती है वो खराब हो जाती होती है। ठीक है, लिखते समय उसका क्या है, जो हाथ जो में दर्द होना वो इसके अंतर्गत आता है। लिखावट सही नहीं है, लिखते समय हाथ में दर्द होना भी सभी इसके अंतर्गत इसमें आती है, यहाँ पर किसमें, डिसग्राफिया में। ठीक है, दूसरा इसमें जैसे आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो होती है, जो होती है पढ़ने संबंधी अक्षमता। जब छात्र को क्या है, पढ़ने में क्या है समस्या आती है, तो उसे उसे यहाँ पर क्या है, उसको उस समस्या या अक्षमता को बोला जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या है, छात्र क्या करता है, जो अक्षर होता है वो उल्टे अक्षर लिखता है। ठीक है, उल्टे अक्षर कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है बी ऐसा बनता है, लेकिन वह बी क्या है ऐसा बना देता है। मतलब डी और बी में क्या है, भेद नहीं कर पाता क्या बी कौन सा है डी कौन सा है। तो ये लिखने संबंधी जो समस्या, सॉरी, पढ़ने संबंधी जो समस्या आती है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत उसमें आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ऐसी समस्या जो आती है उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। फिर आती है जैसे डिसप्रेक्सिया। तो डिसप्रेक्सिया क्या होती है, यह शारीरिक समन्वय से संबंधित होती है। वो शरीर के जो विभिन्न अंग होती हैं उनमें सही समन्वय नहीं बना पाता, तो ऐसी जो अक्षमता होती है वो कहलाती है कौन सी, डिसप्रेक्सिया। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे क्या है, इसमें क्या है, जैसे क्या है, किसी छात्र को जैसे जूते में बंद बांधना है, बंध जूतों में बंद बांधने में समस्या आती है। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे क्या है, किसी चीज को पकड़ने में समस्या आती है। ठीक है, पकड़ने में समस्या है, जैसे क्या है, शर्ट की बटन वगैरह लगाने में समस्या आती है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कौन सी अक्षमता है, डिसप्रेक्सिया। और ये चारों तो बिल्कुल आप बिल्कुल कर ही लेना क्योंकि इनमें से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गणित से संबंधित है, प्लस माइनस गुणा भाग से। तो यहाँ पर कौन सी है, डिसकैलकुलिया। लिखने की अक्षमता डिसग्राफिया, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया, और शारीरिक समन्वय नहीं बना पाता, मतलब जूते में बंद मारना, पकड़ने में समस्या, बटन वगैरह लगाने में, तो वो होती है डिसप्रेक्सिया। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न है, देखें राम क्या कह रहा है, मैंने इस 1 लीटर की बोतल में, राम कह रहा है कि मैंने 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए समान आकार की 2 छोटी बोतल पानी डाला। एक क्या बड़ी बोतल है 1 लीटर की, और इसको भरने के लिए बराबर आकार की, समान आकार की 2 छोटी बोतल बोतल पानी उसमें डाला। प्रत्येक छोटी बोतल में कितना पानी आता है, 300 ml, 500 ml, 200 ml या 100 ml। तो 1 लीटर में हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होती हैं। अब 2 बोतल पानी डाला है तो इसका मतलब 2 का भाग दे दो, यानी उसकी क्या है, एक जो बोतल है, छोटी जो बोतल है वो कितने की है, 500 ml की है। ये तो सरल क्वेश्चन था, अपने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखें अगला प्रश्न है, ज्योमिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, और क्या पूछ रहा है कि ज्योमिति के जनक कौन है। तो पहले तो आप सही उत्तर लगा लें कि ज्योमिति के जनक क्या है, यूक्लिड हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा अपन विश्लेषण कर लेते हैं। यूक्लिड जो है यहाँ पर ज्योमिति के जनक कहा जाते हैं। इनकी यदि हम थोड़ी विशेषता देखें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, एलिमेंट।
इनकी पुस्तक का नाम है एलिमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि छोटी जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा का, क्योंकि आना तो क्वेश्चन इसी तरह के हैं, लेकिन जो क्या है मटेरियल है वो मटेरियल यही रहेगा अपना। ठीक है, तो यूक्लिड जो की क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री के जनक हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एलिमेंट। किसने लिखी थी एलिमेंट पुस्तक? यूक्लिड ने। और इस एलिमेंट नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखी, यह इतिहास की गणित की सबसे प्रभावशाली पुस्तक रही है। एलिमेंट क्या है, इतिहास में देखें तो गणित की सबसे प्रभावशाली जो पुस्तक रही है वो एलिमेंट रही है। इसमें मिलता क्या है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, बिंदु, रेखा, तल, कोण, इनसे संबंधित नियम इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है कि यूक्लिड क्या है, ज्योमेट्री के जनक जो हैं वो यूक्लिड हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो एलिमेंट नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी। और इस एलिमेंट पुस्तक की देखें तो गणित की सबसे मतलब यहाँ पर प्रभावशाली पुस्तक ये मानी जाती है एलिमेंट। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें बिंदु, रेखा, तल, कोण, इन सबके नियम इन्होंने इसमें शामिल किए थे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की यदि हम देखें तो पाइथागोरस जो थे वो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। गणितज्ञ भी थे जी, ठीक है, और साथ में यहाँ पर कैसे थे, दार्शनिक भी थे, कौन? पाइथागोरस। ठीक है, दूसरा यदि हम देखें, इन्होंने क्या है जो पाइथागोरस जो प्रमेय जो दिया, नियम दिया, वो किसके लिए दिया था? समकोण त्रिभुज के लिए। ध्यान रखना, पाइथागोरस ने जो यहाँ पर क्या है गणितज्ञ और दार्शनिक थे, इन्होंने जो पाइथागोरस प्रमेय दी वो किसके लिए दी थी? समकोण त्रिभुज के लिए इन्होंने दी थी यहाँ पर। लेकिन इन्हें जनक नहीं माना जाता। जनक तो कौन है? ज्योमेट्री के जनक तो यूक्लिड ही है। ठीक है, इसी तरह से हम थोड़ा सा जैसे इनके बारे में भी जान लें, तो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की यदि हम देखें तो ये जो देखें, भास्कराचार्य गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ के साथ ये खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री, ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, कौन? भास्कराचार्य। ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, कौन सा? यहाँ पर क्या है, शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। इनकी जो क्या है, सिद्धांत शिरोमणि, इनका क्या है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका है? सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ के चार भाग हैं। सिद्धांत शिरोमणि यदि हम देखें तो इसके चार भाग हैं। जैसे एक भाग इसका है लीलावती। जो सिद्धांत शिरोमणि जिन्होंने ग्रंथ लिखा गणित के ऊपर, उसके चार भाग हैं। पहला है लीलावती। तो लीलावती है तो इसका ध्यान रखना कि लीलावती आपको कोई नाम सा लग रहा है, लेकिन नाम नहीं है। इसमें आपको अंक गणित से संबंधित नियम इन्होंने इसमें शामिल किए। अंक गणित का वर्णन इन्होंने किया लीलावती में। दूसरा जिनका क्या है, जो भाग था जो सिद्धांत शिरोमणि का, वो था इनका इसका जो भाग था वो था बीज गणित। ठीक है, तीसरा जो भाग था इसका, वो था यहाँ पर गृह गणित। गृह गणिता इनका क्या है, तीसरा, इस सिद्धांत शिरोमणि का तीसरा भाग था। और चौथा इसका जो भाग था वो था गोला अध्याय। ठीक है, क्या था? गोला अध्याय इसका चौथा भाग था। तो चार भाग थे, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है जी। भास्कराचार्य यदि हम देखें तो भास्कराचार्य जो थे, और एक और ध्यान रखना कि भास्कराचार्य जो थे वो भारतीय थे, भारतीय गणितज्ञ, और साथ में खगोल शास्त्र भी थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा। और इस सिद्धांत शिरोमणि के चार भाग थे, लीलावती, बीज गणित, गृह गणिता और गोल अध्याय। जो लीलावती है वो अंक गणित से संबंधित ही है। फिर जैसे अगला जैसे आता है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त यदि हम देखें तो ये भी क्या है, भारतीय गणतज्ञ और यहाँ पर क्या है, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये भी भारतीय भी थे, और यहाँ पर कैसे थे, यहाँ पर क्या है, खगोल शास्त्र गणतज्ञ के साथ साथ ब्रह्म यहाँ पर क्या है, खगोल शास्त्री भी जी थे। अब इनकी यदि हम देखें तो इन्होंने क्या शून्य का प्रयोग किया, मतलब यहाँ पर शून्य के प्रयोग के नियम इन्होंने दिए। शून्य का आविष्कार नहीं, क्या बोल रहे हैं, शून्य के प्रयोग, शून्य के जो प्रयोग हैं के नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। ठीक है, और एक और यहाँ पर जो चक्री चतुर्भुज जो व्रत में यहाँ पर बनता है, चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो नियम दिया इन्होंने दिया। ये भी अच्छा है कि चक्री चतुर्भुज
का जो नियम, क्षेत्रफल का जो नियम दिया वो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था, जो कि एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनकी क्या है, जो इन्होंने, इनका जो ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्म, इनके नाम पे यह मतलब ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र नाम का एक इनका क्या है, ग्रंथ है, जिसमें क्या है, चक्री चतुर्भुज से संबंधित नियम आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलें तो आगे। लेकिन इसका ध्यान रखना कि ज्योमेट्री के जनक, मतलब इसका आंसर अभी क्या है, यूक्लिड है। लेकिन इतना कुछ आपको इसमें पता होना चाहिए, इस तरह से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा बिल्कुल 100% बनेगा। ठीक है, बस उसको थोड़ा अच्छे से आप स्टडी कर लें। अगला प्रश्न है, एक गृहिणी 1 लीटर 960 मिलीलीटर दूध और 840 मिलीलीटर तेल खरीदती है। दूध और तेल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पर जैसे दूध और दूसरा अनुपात लगा के यहाँ पर क्या, तेल, इनका अनुपात आपको चाहिए। तो दूध कितना है, 1 लीटर 960 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में होता है यहाँ पर कितना, 1000 ml होता है, मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1000 और 960 मतलब कितने हुआ यहाँ पर, 1960 मिलीलीटर तो दूध है। और तेल कितना है, 840 ml जो है वो यहाँ पर क्या है, तेल है। दोनों का अनुपात बनाना है, तो यहाँ पर दोनों का अनुपात बना दो। अब देखो, जीरो से जीरो कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर 84 और 196, इनको यहाँ पर क्या, जितना हो सके उतना अपन यहाँ पर काट दें। ठीक है, जैसे पहले 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से सु काटेंगे, देखो 4 को 16, 3 बचे, और 4 नाम 36, 49 हो गए। 49 और 21, ये भी 7 से कटना है, 7 की 21 और 7 7 49, यानी 7:3। ठीक है, क्या आया, 7:3, यानी यहाँ पर 7:3 आपका आंसर इसका बन जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या के अनुसार 7:3 ही सही है। ठीक है, तो 7:3 आंसर इसका हो जाएगा। देखें, अगला प्रश्न है, 360 माह से 2.5 वर्ष का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 360 महीने और 2.5 वर्ष का अनुपात क्या होगा? तो दोनों को एक ही उसमें चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर माह है, इधर क्या है, वर्ष है। तो महीने कितने यहाँ पर, 360, और अनुपात यहाँ पर वर्ष कितने हैं, 2.5 वर्ष हैं, तो वर्ष को भी महीने में बदलना पड़ेगा। तो वर्ष को महीने में बदलेंगे तो 2.5 वर्ष हैं, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। मतलब यहाँ पर 2.5 में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, 12 पंच 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब 30.0 मतलब 30। तो यहाँ पर जो 30 हो गए। ठीक है, 2.5 वर्ष के महीने 30 हो गए, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे कितने, 12। ठीक है, यानी 12:1। ठीक है, 12:1 आपका आंसर इसमें बन जाएगा। जब भी अनुपात बनाए तो दोनों तरह से जो है वो एक ही यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इधर एक साइड महीने है तो दूसरी साइड वर्ष है, तो वर्ष को भी महीने में ही बदलना पड़ेगा, या महीनों को वर्ष में ही बदल सकते हैं, कहीं से भी आप उसको कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? मतलब 3 प्रश्न तो हो ही गए अपने अनुपात से, यहाँ पर अनुपात भी आपको करना पड़ेगा। तो ए का 2/3, तो ए और का जहां पर लगा है वहां पर गुणा कर दो। 2/3 मतलब 2/3, किसके बराबर है, बी के 4/5, तो मतलब बी गुणा 4/5 के कैसा है, बराबर है, तो इसको बराबर कर दो। ठीक है, अब देखें यहां से यदि आप देखें तो इसमें हमको ए अनुपात बी, मतलब ए बटे बी चाहिए, मतलब बी को इधर लाना है। तो बी को इधर लाओगे तो ए और बटे बी बराबर कितनी है, 4/5 है। और जो 2/3 को उधर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे जाएगा। 2 से भाग दे तो 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचे आपके, 3 दूनी 6, और बटे में यहाँ पर कितना, 5। तो 6/5 मतलब 6:5, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी विज्ञान का जनक माना जाता है? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है
गणित, क्योंकि गणित का चाहे आप भौतिक विज्ञान में देख लो, जीव विज्ञान में देख लो, किसी भी विषय में देख लो, सभी जगह आपको गणित का यूज मिल ही जाएगा। बिना गणित के कोई सा विषय चल ही नहीं सकता। इसलिए क्या है, विज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है, गणित को विज्ञान का जनक माना जाता है। और कई जगह आपको ये भी बोला जाएगा कि यहाँ पर क्या है, विज्ञान की भाषा, तो विज्ञान की भाषा भी किसे कहा जाता है, गणित को ही विज्ञान की भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य उपचारात्मक निर्देश क्या है। दो दिए, शाखा कार्यक्रम है या समायोज्य उपकरण है। अब इसमें जैसे ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो इसका आंसर बनेगा एक और दो दोनों सही है। ठीक है। उपचारात्मक क्या होता है कि यदि कोई क्या है, बालक है सीख नहीं पा रहा है, यहाँ पर मुख्य विषय को नहीं सीख पा रहा है, तो उसको मुख्य विषय से हटा करके है उसको रेमेडियल क्लास दी जाती है, वो शाखा कार्यक्रम कहलाता है। और जब वो क्या है रेमेडियल क्लास में शाखा कार्यक्रम में उस चीज को समझ जाता है, तो फिर उसको मुख्य क्लास में यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। दूसरा है समायोज्य उपकरण, मतलब यदि कोई छात्र यदि नहीं समझ पा रहा है, किसी चीज को गलत कर रहा है, तो उसको विशेष प्रकार के उपकरणों के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुख्य उपचारात्मक जो निर्देश है वो दोनों ही शामिल हैं, इसमें दोनों ही शामिल होता है, शाखा कार्यक्रम भी आता है और समायोज्य उपकरण भी आता है। तो इसका मतलब ए सी वाला ऑप्शन आपका सही बनेगा, एक और दो दोनों ही इसमें सही होंगे। ठीक है। देखें अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ घटाना, मतलब जहां प्लस है वहां पर घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा, जहां माइनस है वहां गुणा करना है, और भाग का अर्थ जोड़, जहां भाग है वहां पर जोड़ करना है, और गुणा का अर्थ भाग है, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। व्यंजक आपका है 15-3 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5। ठीक है। तो इसके जो निर्देश अनुसार सभी चिन्ह बदल लो पहले आप, तो सीधा सा जैसे 15 और माइनस दिया है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ गुणा, तो अपन तो यहाँ पर गुणा ही लगा लेते हैं। तीन, फिर यहाँ पर प्लस, तो प्लस का अर्थ घटाना, तो यहाँ पर घटाना लगा दो। फिर यहाँ पर गुणा, तो गुणा का अर्थ भाग, तो यहाँ पर क्या है, भाग लगा दो 5। फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ घटाना, तो यहाँ पर हम घटाना लगा दो। ठीक है। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करें तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कहीं के कुछ नहीं कर रहे, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं, ये ध्यान अपन को रखना होता है। ठीक है। पहले भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर प्लस, फिर माइनस, ये कहीं पर भी कैलकुलेशन करें तो इस क्रम को ध्यान रखें। इसमें देखो 5 का भाग 10 में देंगे और 15 गुणा 3 में करेंगे, तो 15 45 हो जाएंगे, और माइनस में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 2 आ जाएंगे, और माइनस का 5। अब देखो 45 प्लस के हैं, और 2 और 5 यानी 7 किसके होगा, यहाँ पर क्या है, माइनस के यहाँ पर हो जाते हैं इसमें। तो देखें 45 माइनस 2 और माइनस 5। ठीक है। तो 45 और माइनस के 5 और 2 7 हुआ ये। ठीक है। यानी 45 में से 7 कम करेंगे तो कितने आएंगे, 38 आएंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर 38 आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 38 कर लो, इसमें ऑप्शन में जो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। आंसर आपका यही सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना, चिन्ह जैसे क्या है, भाग और गुणा को आपस में बदलना, मतलब भाग की जगह गुणा लगा देना और गुणा की जगह भाग लगा देना, और संख्या 3 और 2, और संख्या 3 की जगह 2 लिख दो और 2 की जगह 3 लिख दो, ये आपको करना है। और फिर इसका मान आपको पता करना है। जैसे 14 में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे गुणा है तो गुणा की जगह भाग लगा दो, 3 है तो 3 की जगह पर यहाँ पर 2 लिख दो, भाग तो भाग की जगह गुणा लगा दो, 2 तो 2 की जगह 3 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो। तो पहले आप क्या करोगे, भाग और गुणा में पहले भाग देंगे, मतलब 14 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 7, और गुणा में कितने 3, 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 या 21, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, परीक्षण आइटम निम्न प्राप्तकर्ताओं और उच्च प्राप्तकर्ताओं में भेदभाव नहीं कर सकता जब इसका मान कितना हो। तो जब इसका मान 0.30 से कम होता है, तो क्या है, कोई भी क्या है परीक्षण करता निम्न प्राप्तकर्ता और उच्च प्राप्तकर्ता में अंतर नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा 0.30 यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा है। ठीक है।
चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, और तीसरा है मेजरमेंट यानी कि माप, और चौथा है एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। तो कौन सा सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा है? तो व्यापक और विस्तृत अवधारणा यदि हम देखें तो क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, अब इन सभी को थोड़ा सा आप समझ लें। जो मूल्यांकन होता है ये कैसा होता है, व्यापक होता है, व्यापक होता है, और कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है, और सतत मतलब जीवन पर्यंत चलने वाला यहाँ पर। ठीक है, व्यापक मतलब यहाँ पर जब आप यहाँ पर कक्षा में पढ़ा रहे, कक्षा के दौरान, कक्षा के पहले, तो ये सतत यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन यहाँ पर चलता रहता है। इसकी यदि हम बात देखें कि यहाँ पर मूल्यांकन देखें तो ये कैसा होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। यहाँ से क्या क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ पर, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, जो मूल्यांकन होता है गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। मतलब ये है कि इसमें सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत शामिल इसमें होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मूल निर्धारण इसमें किया जाता है कि सभी क्षेत्रों का जो क्या है, विकास इसमें देखा जाता है। गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों इसमें आता है, व्यापक और सतत होता है, और इसमें सर्वांगीण विकास का अध्ययन इस मतलब यहाँ पर मूल निर्धारण इसमें किया जाता है। फिर यहाँ से यदि हम देखें, जैसे यहाँ पर और देखें, जैसे यहाँ पर मीजरमेंट है यानी माप है, तो माप यदि हम देखें तो यह तो यदि आप देखें तो केवल यहाँ पर यदि आप देखें तो केवल मात्रात्मक है। ये क्या होता है, मेजरमेंट केवल मात्रात्मक है। मतलब इसमें यहाँ पर क्या है, केवल अंकों जो अंक आप देते हैं परीक्षा में, अंकों या जो डाटा होता है उसकी मात्रात्मक स्थिति केवल बताता है। अंक या डाटा जो होता है, अंक या डाटा का केवल यहाँ पर मात्रात्मक क्या है, स्थिति है, बताता है। ये क्या है, मापन या मीजरमेंट। ठीक है, मात्रात्मक है ये केवल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, केवल अंकों का, जैसे 100 में से 50 अंक आ गए, 100 में से 80 अंक आ गए, तो वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, मापन है। फिर देखते हैं यहाँ पर जैसे परीक्षा, तो परीक्षा यदि हम देखें, एग्जामिनेशन, यह आकलन का एक यदि हम देखें तो साधन है। क्या है, आकलन करने का क्या है, एकमात्र क्या है, साधन है परीक्षा। ठीक है, आकलन करने का मात्र क्या है, साधन है। और दूसरा जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट यह वह लक्ष्य होता है। यह क्या होता है, ऑब्जेक्ट देखें, उद्देश्य देखें, तो उद्देश्य क्या होता है कि वह लक्ष्य होता है जिसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, उद्देश्य एक लक्ष्य होता है जो हम शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं, उस शिक्षण प्रक्रिया द्वारा जिसे हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर क्या लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि व्यापक और विस्तृत अवधारणा, तो वो क्या है, यहाँ पर एवोल्यूशन है, मूल्यांकन है। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका बनेगा। बाकी इन पे भी आपको ध्यान देना है, ये भी यहाँ पर, क्योंकि अगली परीक्षा में हो सके इनमें से कोई सा पूछ ले यहाँ पर, तो वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे वांछनीय है? जैसे यहाँ पर के इनमें से सबसे आवश्यक कौन सा है? जैसे शिक्षक श्याम पट्ट का सदुपयोग करें, शिक्षक को स्पष्ट और जोर से बोलना चाहिए, शिक्षक को छात्रों को कक्षा में शोर करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है, शिक्षक को विषय वस्तु के यथासंभव कठिन पहलुओं की व्याख्या करनी चाहिए। तो जो वांछनीय है, जो सबसे आवश्यक है, वो ऑप्शन डी है। शिक्षक को जो विषय क्या करना चाहिए, जो विषय वस्तु है उसका ज्यादा से ज्यादा यथासंभव कठिन पहलुओं की क्या ज्यादा से ज्यादा व्याख्या करनी चाहिए, जिससे क्या है, छात्र उसको भली प्रकार से समझ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग शिक्षक की त्रिविमीय वस्तु को समझाने के लिए कर सकता है? जैसे एक टेनिस गेंद, कमरा, एक हॉल का तल, एक बेलनाकार छड़। तो इनमें यदि आप देखें तो आपका जो उत्तर बनेगा, यहाँ पर जो त्रिविमीय 3D जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। मतलब ए बी डी तीनों यहाँ पर सही हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हॉल है वो नहीं कर सकता। ठीक है, एक हॉल का जो तल होता है वो द्विविमीय होता है। टेनिस, कमरा, बेलनाकार छड़, ये सभी त्रिविमीय के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों का प्रयोग वह त्रिविमीय वस्तुओं को समझाने में कर सकता है। तो ऑप्शन ए बी डी आपका आंसर इसका बनेगा। अब इसमें ये ध्यान रखें, जो क्या है, जैसे दो तरह के आपके बने हैं, एक बनती है त्रिविमीय, त्रिविमीय, और एक होता है द्विविमीय।
ठीक है, जिनमें आपको क्या है अंतर करना आना चाहिए। त्रिविमीय जिसमें यहाँ पर क्या है जो तल से उठी हुई हो, जैसे गेंद है तल से उठी हुई है, कमर है तल से उठा हुआ है, छड़ है तल से उठी हुई है। और द्विविमीय क्या होते हैं जो तल में होते हैं, तल में होते हैं वो द्विविमीय होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है आयत देखें अपन, वर्ग देखें, त्रिभुज देखें, तो वो यहाँ पर जो आते हैं वृत्त आते हैं। तो ये सभी जो आकृतियां जो आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, द्विविमीय के अंतर्गत आती हैं। जबकि द्विविमीय में त्रिविमीय में, तो त्रिविमीय में यहाँ पर गोला, बेलन, शंकु, ठीक है, घन घनाभ, तो ये सभी जो आकृतियां आती हैं वो सभी आकृतियां त्रिविमीय में आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सूचना मॉडल को महत्व देता है संज्ञानात्मक पहलू, प्रभावी पहलू, साइकोमोटर डोमेन, ये दी गए सभी विकल्प। तो सूचना मॉडल में यदि हम देखें तो सभी विकल्प इसको में महत्व इसमें देता है। संज्ञानात्मक, प्रभावी, साइकोमोटर तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह यह इस सेट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 10 नवंबर 2024 का सेट था। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ में। जब तक के लिए सभी के लिए जय श्री राम।